हेलो एवरीवन, नमस्कार। वोदाई क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर के राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे प्रमुख देशों के संविधान के बारे में। ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत हम ब्रिटेन की कार्यपालिका व्यवस्थापिका को हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। अभी तक हमारे 7 लेक्चर यूट्यूब पे डल चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले उस क्लासों को देख लीजिए, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बन जाएगी। और उसके बाद में ये जो थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं आज, ब्रिटिश की व्यवस्था न्यायपालिका। ब्रिटिश न्यायपालिका के अंदर हम पढ़ने वाले हैं दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, प्रिवी काउंसिल और लॉर्ड सभा। इस चारों प्रकार के हैं तो एक तरह से कोर्ट ही होते हैं, परंतु इनकी कुछ अलग विशेषताएं होती हैं। तो उन विशेषताओं को भी हम पहले इनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक एक कर करके इन सभी न्यायालयों को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में ये जो न्यायालय हैं किस प्रकार से हैं और इसमें किस प्रकार के जो वाद आते हैं और कौन न्यायालय होता है जो किस प्रकार की सजा दे पाता है, कितने की सजा दे पाता है, इसमें कौन न्यायाधीश बैठते हैं कहां पर। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लॉर्ड सभा के अंदर जो है कानून लॉर्ड होते हैं। तो कानून लॉर्ड बैठते हैं, वो क्या कार्य करते हैं दोस्तों? तो ये जो न्यायिक कार्य होते हैं ये वही उन्हीं का कार्य होता है, कानूनी लॉर्डों का ही कार्य होता है। तो कानूनी लॉर्ड कौन से न्यायालय में बैठते हैं, ठीक है, कौन से न्यायालय के प्रमुख होते हैं वो, तो इन सभी के बारे में समग्र चर्चा आज हम करने वाले हैं। मैं एक बार फिर आपको याद दिला देना चाहता हूं कि अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि बीए सेकेंड ईयर की क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें ये हमारा 8वां लेक्चर है। आज 7 लेक्चर पहले हो चुके हैं और इसी प्रकार से मैं बीए के सभी सब्जेक्टों को पूरे टॉपिक वाइज पूरे डिटेल में मैं इसी चैनल पर यूट्यूब पर ही उपलब्ध करवाऊंगा, सभी सब्जेक्टों को करवाऊंगा दोस्तों, है ना। और इसी को लेकर के बीए सेकेंड ईयर से हम स्टार्ट कर चुके। राजनीति विज्ञान हमने पहला इसमें लिया है। इसके अंतर्गत हम मुश्किल से 7-8 लेक्चर और इसमें होने वाले हैं और हमारे ये जो प्रमुख देशों के संविधान वाला टॉपिक है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट उठा लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने सेशन में। हम बात कर रहे थे ब्रिटिश न्यायपालिका की। तो ब्रिटिश न्यायपालिका के अंतर्गत अभी तक हम ब्रिटिश विधायिका, ब्रिटिश कार्यपालिका, इनको हम अच्छे से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अब हम अध्ययन करने वाले हैं आज ब्रिटिश न्यायपालिका की। दोस्तों, ब्रिटिश न्यायपालिका की जगह हम बात करें तो ब्रिटिश न्यायपालिका के अंतर्गत एक कहावत है कि प्राचीन काल से ही पूरे विश्व के चाहे कोई सा भी देश हो, लगभग सभी देशों ने कुल मिलाकर ये मान लीजिए कि या तो रोमन व्यवस्था को अपनाया है या फिर कहें कि कॉमन व्यवस्था को। कॉमन व्यवस्था इन द सेंस की जो कॉमन सभा है, ब्रिटेन की कॉमन सभा जो कानून पास करती है इसीलिए उसको कॉमन व्यवस्था या कॉमन लॉ कह दिया जाता है, ठीक है। तो पूरे विश्व के लगभग सभी देशों ने कॉमन व्यवस्था को ही अपनाया है या फिर रोमन व्यवस्था को अपनाया है। इसमें रोमन व्यवस्था को अपनाने वाले देशों में जैसे दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अफ्रीका है, जापान, स्कॉटलैंड, ये वो देश हैं जिन्होंने शुरू से ही रोमन लॉ को अपना रखा है ना। इसी प्रकार से कॉमन लॉ की जब हम बात करें तो कॉमन लॉ के अंतर्गत इंग्लैंड, आयरलैंड, यूएसए, ब्रिटेन और अधिराज्य देश, अधिराज्य बोलते मतलब जो ब्रिटेन के उपनिवेश हुआ करते थे वो राज्य, ओके। तो ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने सेशन में आगे। तो इस प्रकार से ये ब्रिटेन की व्यवस्थापिका न्यायपालिका है। इस न्यायपालिका के अंतर्गत हम आज इन सभी का बारी बारी से अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम जो अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत ब्रिटिश न्यायपालिका के अंतर्गत जो हम सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं वो है ब्रिटेन की न्यायपालिका की विशेषताओं के बारे में। ब्रिटिश न्यायपालिका की विशेषताओं के बारे में दोस्तों, विशेषताएं मैंने इसके अंदर एक ऐड की है। उसका कारण ये रहा है कि संपूर्ण विश्व में, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, है ना, और पहले हम इसमें पढ़ चुके हैं कि ब्रिटेन की जो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका, ये कहें कि पूरे जो कानून है, एक संसद बनकर के जो कानून बना है, विश्व में कहीं ना कहीं सबसे प्राचीन है। इस प्रकार की धारणा सर्वप्रथम ब्रिटेन में ही आई थी, ठीक है। तो इस कारण से इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। इसकी विशेषताओं में हम देखने वाले हैं कि स्वतंत्र अस्तित्व, इसकी जो न्यायपालिका है ये किस प्रकार से अपने अस्तित्व में स्वतंत्र प्रकृति की है। सेकंड, हम बात करेंगे कानून का शासन, जो यहाँ की न्यायपालिका है, जो कानूनी व्यवस्था है, यहाँ पर किस प्रकार से कानून का शासन है, एक ही न्याय व्यवस्था है, जूरी प्रणाली क्या होती है, पुनरीक्षण क्या होती है, और भी काफी सारे हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे ब्रिटिश न्यायपालिका के अंतर्गत न्यायालयों के संगठन की। दोस्तों, न्यायालय का संगठन किस प्रकार से यहाँ पर किया गया है। न्यायालय के संगठन के अंतर्गत हम देखने वाले हैं दीवानी न्यायालय,
फौजदारी न्यायालय, प्रीवी काउंसिल और राज्य सभा। ये मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूं कि पूरा टॉपिक जो है इसी स्लाइड पर है। ये पूरा टॉपिक ही मान लीजिए कि पूरे इस टॉपिक के अंतर्गत हम ब्रिटिश न्यायपालिका के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं वो पूरा का पूरा इसी ही स्लाइड पर आ चुका है। हम विशेषताओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। न्यायालयों का संगठन हम पूरा पढ़ेंगे, इसके अंदर ही पढ़ेंगे दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, प्रीवी काउंसिल और राज्य सभा के बारे में। इनमें एक डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की स्लाइड लाने का या कि पूरे टॉपिक को एक समग्र रूप में पहले ही आपके सामने रख देने का मेरा एक ही मकसद होता है कि आप इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से पहले ही बना ले कि हम आगे चलकर पूरे लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, पूरे टॉपिक में हम किस बात का अध्ययन करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी विशेषताओं की ओर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रिटेन की व्यवस्था, जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के अलावा जो न्यायपालिका यानी कि शासन का जो तीसरा अंग है उसकी विशेषताएं क्या है। तो विशेषताओं में हम बढ़ते हैं अपनी विशेषताओं की ओर। तो इस विशेषताओं में सर्वप्रथम हमने देखा था स्वतंत्र न्यायालय। क्या होता है स्वतंत्र न्यायालय का अर्थ यह हुआ कि ब्रिटेन के जो न्यायालय होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, वो अपनी स्वतंत्र प्रकृति के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। उन पर किसी का विशेष दबाव नहीं होता है, वो किसी के दबाव में आकर कार्य नहीं करते हैं, वो स्वतंत्र प्रवृत्ति से काम करते हैं। और दूसरी बात, वहां पर भ्रष्टाचार भी थोड़ा कमी ही होता है, नाम मात्र का कह सकते हैं कि नाम मात्र का भ्रष्टाचार होता है। उस नाम मात्र के भ्रष्टाचार का कारण यह होता है कि वहां पर जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो वेतन भत्ते होते हैं वो इतने पर्याप्त होते हैं कि उन्हें भ्रष्टाचार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ठीक है, इस कारण से स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं। और दूसरा एक कारण इसमें और भी आता है कि इनकी नियुक्ति होती है, नियुक्ति सम्राट के द्वारा होती है ना, और हटाया इनको संसद के प्रस्ताव पर जाता है। तो इस कारण से भी इनका जो पद होता है वो स्थायी प्रवृत्ति का हो जाता है। इनको हर कभी और हर कोई नहीं हटा सकता। नियुक्ति सम्राट के माध्यम से और हटाना होगा तो संसद का प्रस्ताव होगा, तभी जाकर के ये हट पाते हैं, अपने पद से मुक्त हो पाते हैं। नेक्स्ट है कानून का शासन। कानून का शासन दोस्तों हम अपने भारतीय संविधान के अंतर्गत भी पढ़ते हैं कि कानून का शासन हमारे यहाँ पर भी है। ठीक है, कानून के शासन के अंतर्गत अगर बात करें तो इसका अर्थ यह होता है कि कानून के सामने सब बराबर होते हैं। ये अर्थ कहने का अर्थ यह होता है कि देखिए कानून का शासन का मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपनी मनमानी नहीं कर सकता। कानून के द्वारा, कानून के नियमों के माध्यम से ही पूरा देश चलता है, पूरी जनता अपना व्यवहार करती है। ठीक है, कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत ही सब अपना व्यवहार करते हैं, सब अपना जीवन यापन करते हैं। इसी प्रकार से ब्रिटेन में भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था है। कहने का अर्थ कि कानून का शासन इन द सेंस कि वहां हर व्यक्ति बराबर होता है कानून की नजर में। दूसरा, अगर मान लीजिए ब्रिटेन में एक विशेष व्यवस्था है जो कि भारत से थोड़ी सी पृथक है, अलग नजर आती है, वो ये है कि अगर जिस प्रकार से आपने अभी देखा होगा कि जम्मू कश्मीर का जब मामला हुआ था भारत में 370 को हटाने की जब बात हुई थी, तो वहां पर जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं को जो है नजरबंद किया गया था। लेकिन ब्रिटेन में इस प्रकार से नहीं हो सकता। ब्रिटेन में एक विशेष व्यवस्था है कि जब तक व्यक्ति को जो है गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक उसे नजरबंद नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस बात को आप विशेष करके याद रखिए कि कानून का शासन जो है उसमें वहां पे सब व्यक्ति बराबर है, सभी के लिए समान कानून है और किसी भी व्यक्ति को बिना गिरफ्तार किए उसको नजरबंद तक नहीं रखा जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक ही न्याय व्यवस्था। एक ही न्याय व्यवस्था का अर्थ ये है कि कुछ देशों में, विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जहां पर न्यायिक व्यवस्था पृथक रूप से भी पाई जाती है, अलग अलग पाई जाती है। जैसे मान लीजिए प्रशासनिक अधिकारी है तो उनके लिए न्याय व्यवस्था अलग होगी, और सामान्य यानी कि आम जन नागरिक है तो उनके लिए न्याय व्यवस्था अलग होगी। लेकिन ब्रिटेन में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती, बल्कि समग्र रूप से पाई जाती है। कहने का अर्थ यहाँ पर सिर्फ इतना ही होगा कि जैसे फ्रांस है तो फ्रांस में प्रशासकीय और साधारण दो प्रकार के न्यायालय यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसमें प्रशासकीय में प्रशासनिक जो व्यक्ति होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसके न्यायालय जाते हैं, और साथ में ही साधारण न्यायालय के अंतर्गत आम जनता के आम जनता के वादों की वहां सुनवाई होती है। लेकिन ब्रिटेन में इस प्रकार का कोई न्यायालय नहीं, यहाँ पे समान रूप से पाए जाते हैं। अधिकारी हो चाहे वो साधारण नागरिक हो, सभी के मुकदमे एक ही न्यायालय में सुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों जूरी प्रणाली। ये इस टॉपिक की कह सकते हैं कि आत्मा है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों जूरी प्रणाली। इसको आप समझना ही होगा क्योंकि जूरी प्रणाली अपने आप में एक इतना बड़ा टॉपिक, खुद अपने आप में स्वयं भी एक टॉपिक है। जैसे हम यहाँ पर एक शॉर्ट में ही पढ़ने वाले, क्योंकि हमारे इस सब्जेक्ट के अंतर्गत सिर्फ एक शॉर्ट में आया है। जूरी प्रणाली अपने आप में काफी विस्तार रखती है, काफी बड़ी एक धारणा है ये। ठीक है, इसको सिर्फ आप समझ लीजिए, अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए कि क्या है ये।
है ना, और क्यों इसका इतना महत्व है। दोस्तों जूरी प्रणाली एक ऐसी एक कहें कि हम संस्था है। जूरी प्रणाली एक प्रकार की संस्था है जो सिर्फ फौजदारी, दोस्तों याद रखिए, फौजदारी मुकदमे अलग होते हो और दीवानी मुकदमे अलग होते हैं। दीवानी मुकदमे की अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो दीवानी यानी कि सिविल मामले, जितने भी सिविल मामले होते हैं उनको दीवानी कहते हैं, और फौजदारी यानी जितने भी क्रिमिनल मामले होते हैं उनको क्रिमिनल मामलों को हम फौजदारी मामले कहते हैं। तो वो फौजदारी मामले जिनके अंतर्गत कम से कम 3 माह की सजा सुनिश्चित की जा सके, सिर्फ उन मामलों में जूरी प्रणाली उनकी खोजबीन करेगी, जांच पड़ताल करेगी और सजा सुनाने में न्यायालय की मदद करेगी। ठीक है, कहने का मतलब कि सिंपल शब्दों में अगर हम समझें इसको, तो सिर्फ इसकी बात इतनी सी हुई कि अगर जूरी प्रणाली एक ऐसी संस्था होती है जो फौजदारी मामलों के अंतर्गत उस मामले की जो बात आया है न्यायालय में उसकी जांच करेगी। ठीक है, जांच करके और जो वास्तविक मुद्दा है, वास्तविक कारण है, उनको यानी कि एक प्रकार से कि एविडेंस जो होते हैं वो एविडेंस न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेगी, है ना, प्रस्तुत करेगी और साथ ही साथ में अपना स्वयं का भी एक निर्णय देगी। इसके अंतर्गत एक बात यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाती है कि जूरी प्रणाली ने अगर किसी मामले की जांच करने के बाद अगर वो अपना कोई निर्णय सुना दिया है तो वो निर्णय न्यायालय के लिए बाध्य हो जाता है, यानी न्यायालय को फिर वो निर्णय मानना ही पड़ता है। ओके, आई होप कि आपको पूरा कंप्लीट समझ आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको पूरा कंप्लीट होता चला जा रहा है, स्पीड तो ज्यादा तो नहीं है, तो मुझे बताते रहिए कमेंट करके, है ना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के संरक्षक। स्वतंत्रता के संरक्षक के अंतर्गत, स्वतंत्रता के संरक्षक दोस्तों इससे का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता के संरक्षक इन द सेंस कि वैसे तो देखिए सभी देशों ने लगभग, विश्व के लगभग सभी देशों ने जो है अपने लोकतंत्र को अपना लिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था ही लगभग सभी देशों में अब प्रचलित हो चुकी है और इसी प्रकार से वहां की सब जनता स्वतंत्र है। तो यही व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत भी पाई जाती है कि यहाँ के जो न्यायालय होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, वो जनता के संरक्षक होते हैं, वो जनता की संरक्षा करते हैं। वहां पर हालांकि होता क्या है कि अलिखित संविधान, अब जैसा आपको पता ही है कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है और ब्रिटेन में अलिखित संविधान होने के कारण वहां पर जनता को कोई मौलिक अधिकार तो नहीं दिए गए हैं, परंतु उनको जो सरकार के द्वारा या कहें कि न्यायालय के माध्यम से उनको हमेशा स्वतंत्रता जरूर प्रदान की गई है। या कहें कि कोई भी सरकार इस प्रकार का नियम वहां पर लेकर नहीं आ सकती जो जनता के विरोध में हो। हमेशा जनता के पक्ष में ही वहां पर नियम आते हैं, वहां पर जो कानून बनते हैं वो कानून सब जनता के पक्ष में ही आते हैं। ठीक है, कोई भी सरकार इस प्रकार का नियम नहीं बनाएगी, है ना, जो जनता के विरोध में हो। और अगर कभी बाई चांस जनता को ऐसा लगता भी है तो दोस्तों वो न्यायालय की शरण लेते हैं। हालांकि उनको अधिकार तो नहीं है, परंतु फिर भी वो स्वतंत्र है इस प्रवृत्ति को लेकर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि स्वतंत्रता के संरक्षक जो है न्यायालय और न्यायाधीश जनता की स्वतंत्रता के संरक्षक होते हैं। और अलिखित संविधान होने से नागरिकों के पास मौलिक अधिकार तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो कानून के शासन के द्वारा नागरिक अधिकारों स्वतंत्रता जो है वो अपनी सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट है एक रूपता नहीं। एक रूपता नहीं, इससे पहले हमने एक और पढ़ा था आगे कि न्यायालय जो समान प्रवृत्ति के पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बात है एक रूपता। दोस्तों दोनों में डिफरेंस है। वहां पर हम बात कर रहे थे कि न्यायालय जो है सभी के लिए समान होगा, ठीक है, और यहाँ हम बात करें कि न्यायालय के अंदर एक रूपता नहीं है। अर्थात ये कि अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो वहां न्यायालय अलग होगा, शहरी क्षेत्र है तो वहां अलग होगा, ठीक है, केंद्र है तो वहां पे अलग होगा। मतलब हर क्षेत्रानुसार कानून न्यायालय का जो विस्तार होगा, जो स्थापना होगी वो अलग अलग प्रकार की वहां पर पाई जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से संसद की प्रभुसत्ता होने से ब्रिटेन में न्याय व्यवस्था अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाई जाती है। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरीक्षण नहीं। दोस्तों जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट, अगर भारतीय सुप्रीम कोर्ट की बात करें या फिर यूएसए के सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, तो इन सुप्रीम कोर्टों को एक विशेष पावर दी गई है, वो दी गई है न्यायिक पुनरीक्षण की। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति अपने आप में ऐसी एक सर्वोच्च शक्ति होती है जो उस न्यायालय को सर्वोच्च शक्ति प्रदान कर देती है, सर्वोच्च स्थान पर बिठा देती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब ये होता है कि जब भी किसी भी देश की संसद कोई कानून पास करती है
और हो सकता है कि उस कानून का कोई भाग या संपूर्ण कानून जनता के अहित में हो, जनता के हित में ना हो। इस प्रकार से जब जनता के द्वारा उस कानून को न्यायालय में चुनौती दी जाती है तो न्यायालय उसकी जांच पड़ताल करता है, और कहीं अगर न्यायालय को लगता है कि ये न्यायालय जो कानून बनकर आया है, संसद ने जो कानून पास किया है, ये कानून अगर जनता के अहित में है, हित में नहीं है, तो जितना कानून उस हित में नहीं है, अहित में है, उस कानून को रद्द कर देगा, शून्य कर देगा, या फिर पूरा कानून को ही शून्य कर देगा, असंवैधानिक घोषित कर सकता है न्यायालय। ठीक है, लेकिन ये व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान में नहीं पाई जाती है। ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था में ये व्यवस्था नहीं पाई जाती है। इसका कारण ये है कि ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च शक्तिशाली है, और इसी कारण से वहां की न्यायपालिका को यह सुविधा प्रदान नहीं की गई है। ठीक है, नेक्स्ट तुरंत फैसले जैसा कि हमने अभी देखा कि न्यायिक पुनरीक्षण की यानी कि सर्वोच्च शक्ति न्यायालय के पास नहीं है, लेकिन कुछ शक्तियां इस प्रकार से उनको दी गई है जिससे वो स्वतंत्र प्रवृत्ति के साथ वो अपना व्यवहार कर सके, स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सके। इसी प्रकार से एक शक्ति इनको यहाँ पर और दी गई है कि कभी अगर इनके पास कोई ऐसा केस आ जाता है, कोई ऐसा मामला आ जाता है जो थोड़ा उलझाऊपन का है, तो उसे ये अपने स्वविवेक के आधार पर भी सुलझा सकते हैं। इसका इनको अधिकार होता है। ओके, नेक्स्ट। तो दोस्तों ये हमारी विशेषताओं के बारे में कंप्लीट चर्चा हो चुकी है। ये 8 व्यवस्थाओं के बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया कि ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत ब्रिटिश न्यायपालिका की 8 विशेषताओं को हमने देखा, और ये व्यवस्था ही पर्याप्त है। दोस्तों अपने नोट्स के अंदर जो मैं पीपीटी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसी पीपीटी को पूरी की पूरी छाप लीजिए, बस ये कंप्लीट आपका एक कंप्लीट नोट्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यायालयों के संगठन की। न्यायालयों के संगठन, दोस्तों न्यायालय के संगठन के अंतर्गत हम देखेंगे दीवानी न्यायालय को, फौजदारी न्यायालय और प्रीवी काउंसिल और लार्ड सभा इसी के साथ में एक अलग से है। ठीक है, तो 4 प्रकार के न्यायालय ब्रिटेन न्याय व्यवस्था के अंतर्गत पाए जाते हैं, और चारों न्यायालय की अपनी स्वयं की विशेषताएं होती हैं, और काफी बड़े मतलब एक विस्तार से हम इनको पढ़ने वाले हैं। काफी बड़े टॉपिक है अपने आप में ये। जो शुरू करते हैं अपना दीवानी न्यायालय से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों की अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर, लाइक। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं अपने सेशन में आगे। यह हम बात करेंगे सबसे पहले न्यायालय के अंतर्गत हम उठाएंगे दीवानी न्यायालय को। दीवानी न्यायालय के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर दीवानी न्यायालय में भी 4 से 5 प्रकार के कोर्ट यहाँ पाए जाते हैं। दीवानी न्यायालय के अंतर्गत दीवानी न्यायालय उन न्यायालयों को कहते हैं जहां पर दीवानी मामलों की सुनवाई होती है या दीवानी मामलों की अपील की जा सकती है। ठीक है, वो दीवानी न्यायालय है। जैसे कि हमारे भारत में सिविल कोर्ट अलग होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट अलग होते हैं, या कहीं कहीं क्रिमिनल सिविल दोनों को मर्ज कर दिया जाता है। इसी प्रकार से लेकिन यहाँ पर दीवानी मामलों के लिए कोर्ट अलग होते हैं और फौजदारी मामलों के लिए कोर्ट अलग होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसी प्रकार की यहाँ व्यवस्था की गई है। दीवानी न्यायालय के अंतर्गत हम काउंटी न्यायालय को पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेटर को हम पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा लार्ड सभा को पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेटर के अंदर हम कोर्ट ऑफ जस्टिस को हम देखेंगे, साथ ही साथ कोर्ट ऑफ अपील को भी हम यहाँ पर विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं हम। हमारा पहला न्यायालय है काउंटी न्यायालय। न्यायालय के संगठन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं दीवानी न्यायालय, और दीवानी न्यायालय के अंतर हमने उठाया है पहला हमारा न्यायालय काउंटी न्यायालय। काउंटी न्यायालय की दोस्तों कुछ विशेषताएं हैं, उनको हम समझ लेते हैं, और इसी के अंतर्गत आप काउंटी न्यायालय को संपूर्ण तरीके से समझ जाएंगे। जब यहाँ पर ये वीडियो देखने के बाद में आप एक बार भी अगर आप अपनी बुक को उठाएंगे, उसको कहीं भी पढ़ेंगे, दोस्तों पूरा टॉपिक आपका एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, ये मेरा वादा है। बस आप बने रहिए वीडियो में और करते रहिए इसको कंटिन्यू। ओके, काउंटी न्यायालय तो दीवानी मामलों के सबसे छोटे न्यायालय होते हैं ये काउंटी न्यायालय। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उसी प्रकार से काउंटी न्यायालय ब्रिटेन न्यायालय के सबसे अधीनस्थ न्यायालय के सबसे छोटे न्यायालय होते हैं, जहां पर दीवानी मामलों की अपील की सुनवाई की जाती है। ओके, और यहाँ पर साथ ही अगर हम बात करें तो 400 पाउंड संपत्ति तक की सुनवाई किसके अंतर्गत की जाती है, 400 पाउंड मात्र। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें कुल 500 काउंटी न्यायालय पूरे ब्रिटेन के अंतर्गत पाए जाते हैं, और न्यायाधीश एक से अधिक न्यायालय के अंदर दौरे के तौर पर यहाँ पर सुनवाई करते हैं। दोस्तों देखिए इसकी कुछ विशेषता है काउंटी न्यायालय की, और यही कुछ विशेष देखिए हर एक जो विकसित देश है ना, सभी विकसित देशों की अपनी कुछ विशेषता है, इस कारण से वो विकसित है। और जो विकासशील या पिछड़े हुए देश है उनको उनसे सबक लेना चाहिए। देखिए सीख लेने में कोई बुराई नहीं है,
है ना। इस प्रकार से अगर मान लीजिए हमारी व्यवस्था भी, जैसे अगर हम अपनी बात करें, हमारी न्यायपालिका की अगर बात करें, तो दोस्तों आज लगभग 3.5 करोड़ मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। इतनी अच्छी न्याय व्यवस्था होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट को इतना पावरफुल होने के बावजूद भी 3.5 करोड़ मामले पेंडिंग होना कोई छोटी बात नहीं होती है। जबकि ब्रिटेन जैसे देशों में, जहां सुप्रीम कोर्ट को कोई विशेष पावर नहीं है, कोई विशेष व्यवस्था नहीं, देखा आपने पुनरीक्षण की व्यवस्था उनके पास में नहीं है, उसके बावजूद भी जो है वहां पर कोई पेंडिंग मामले नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, वहां सुचारू रूप से चलती रहती है, वहां पे तुरंत फैसले होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर इस प्रकार की समस्या है, तो दोस्तों यहाँ से कुछ सीखना चाहिए। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ के जो न्यायाधीश होते हैं वो जिनको नियुक्त किया जाता है काउंटी न्यायालयों के लिए, तो दोस्तों उनको कोई चेयर देकर के एक ही न्यायालय में फिक्स नहीं कर दिया जाता है कि आप इसी न्यायालय को संभालेंगे, यहाँ जो बात आएंगी सिर्फ उनको देखेंगे, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। इसके अलावा क्या होता है कि ये एक से अधिक न्यायालय की भी सुनवाई करते हैं दौरे के माध्यम से। जैसे कुछ दिन इस न्यायालय में बैठे, कुछ दिन दूसरे क्षेत्र में, कुछ दिन तीसरे क्षेत्र में, इस प्रकार से दौरे पे कंटिन्यू बने रहते हैं और उस दौरे के माध्यम से एक से अधिक न्यायालयों का कामकाज ये देखते हैं और वादों को तुरंत निपटाते, तुरंत फैसले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेटर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेटर, इसके अंदर हमने देखा था कि दो न्यायालय हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेटर के अंदर। एक है हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस और एक है अपील न्यायालय। ठीक है, एक है अपील न्यायालय, कोर्ट ऑफ अपील, जिसमें हम पहले इसका देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एक्चुअली क्या है। दोस्तों, काउंटी कोर्ट जो हमने पिछला अभी अध्ययन किया है, उसके ऊपर जो कोर्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेटर ही होता है। कहने का अर्थ यह है कि काउंटी न्यायालय के जितने भी मामले हैं वहां पर फैसला हो जाता है, तो उसके फैसलों को चुनौती सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेटर के अंतर्गत ही दी जा सकती है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर देखिए एक कोर्ट बताया गया है कि हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस। हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंतर्गत ये एक ऐसा कोर्ट, इसके अंदर 3 डिवीजन होती है। पहली डिवीजन चांसरी डिवीजन कहा जाता है, दूसरी द डाइवोर्स डिवीजन कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो गया है, इसको जरा सा कर दीजिए, द साथ में जुड़ गया, एक्चुअली द अलग है इसमें, तो द डाइवोर्स डिवीजन। ठीक है, और नेक्स्ट है किंग्स या महारानी का बेंच। तो ये 3 डिवीजन इसके अंतर्गत हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंतर्गत पाई जाती है। ये तीनों डिवीजनों का कार्य अपना अलग होता है। ये अलग अलग मुकदमे सुनते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऋण से संबंधित, संपत्ति से संबंधित, क्षतिपूर्ति, राजस्व, बीमा, व्यापारी, इस प्रकार के इनके पास में अलग अलग वादों के लिए, अलग अलग मुकदमों के लिए अलग अलग न्यायालय की डिवीजन यहाँ पर होती है। और एक प्रकार से जो अपील सुनती है, काउंटी न्यायालय की जो अपील सुनती है, अपील सुनने का कार्य सिर्फ यहाँ पर अपील न्यायालय करता है, जो कि इसका सेकंड है कोर्ट ऑफ अपील। तो हाई कोर्ट की दीवानी अपीलें सुनने का कार्य यही करती है, और सहायता के लिए इसमें 8 न्यायाधीश, अपीली न्यायाधीश होते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है दोस्तों, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आवश्यक है, टॉपिक को समझना आवश्यक है। अगर एक बार आपको टॉपिक के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है ना, तो आप टॉपिक को आराम से पढ़ ले जाएंगे। आपको एक ही बार पढ़ने की आवश्यकता रहेगी, दोबारा आपको उसको हाथ भी नहीं लगाना है। बस एक बार पढ़िए टॉपिक को अच्छे से, बस एक बार पढ़ो और ऐसा पढ़ो कि वो एग्जाम तक हमेशा लाइफ टाइम काम आए। ठीक है, अब जैसे हम इसको पढ़ रहे हैं ब्रिटेन की न्यायपालिका को, तो दोस्तों ब्रिटेन की न्यायपालिका को एक बार ये वीडियो देखने के बाद में आप चाहे जिस किताब से भी पढ़ रहे हो, उस किताब को उठाइए, उसका एक बार अध्ययन कीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपके पूरे कंसेप्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। हो सकता है कि आपको अभी ऐसा लग रहा हो कि शायद कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं या कहीं भूलते जा रहे हैं, जो आपको ठीक है समझ सब आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल फिक्र ना करें, आप बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं, आपके दिमाग के अंदर ये सेट होता जा रहा है। विश्वास नहीं है, वीडियो एक बार खत्म होने दीजिए, उसके बाद में जब किताब उठाएंगे, पढ़ेंगे, पूरा मैटर पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉर्ड सदन की। दोस्तों हम इसमें देख चुके हैं कि दोनों कोर्ट के बारे में, काउंटी न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम देख चुके हैं। इसके अलावा लॉर्ड सदन के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि लॉर्ड सदन की यहाँ पर क्या उपयोगिता है। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, लॉर्ड सदन की अगर हम बात करें तो वही लॉर्ड सदन है दोस्तों जो हमने 5 या 6 लेक्चर में हमने पढ़ा था। ठीक है, लॉर्ड सभा के बारे में, जिसके अंतर्गत कानूनी लॉर्ड बैठते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रकार के वादों की सुनवाई करते हैं, अपील न्यायालय हो, अपील वाद हो, मुकदमे हो या फिर फौजदारी मुकदमे हो, दोनों जो वाद होते, दोनों मुकदमे होते, दोनों की सुनवाई करते हैं, और इससे ऊपर कोई न्यायालय नहीं होता है। लॉर्ड सदन ही सबसे ऊंचा न्यायालय यहाँ पर होता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा, सिविल वाले।
तो इस कारण से हम सिविल के लिए भी लार्ड सभा का इस्तेमाल करेंगे, और जब फौजदारी मामले पड़ेंगे तो फौजदारी के अंतर्गत भी लार्ड सभा आएगी, लार्ड सदन आएगा, और उसके पास भी कुछ पृथक शक्तियां होगी। यहाँ पर भी अलग पृथक शक्तियां इनको दी गई है। तो दोस्तों लार्ड सदन हाई कोर्ट के बाद में अगर कहीं अपील की जा सकती है तो वो लार्ड सदन में ही की जा सकती है। और यहाँ के जो अध्यक्ष होते हैं, ये जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं लार्ड सदन के, वो चांसलर होते हैं दोस्तों, लार्ड चांसलर होते हैं, जो कि वंशानुगत होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कानूनी लार्ड। कानून जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, ज्यादा बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। इसके अंतर्गत कानूनी लार्ड, इसके अन्य सदस्य होते हैं। चांसलर जो होते हैं वो मुख्य सदस्य होते हैं, मुख्य अध्यक्ष होते हैं, और जो इसके अन्य सदस्य होते हैं वो कानूनी लार्ड होते हैं, और ये भी लगभग परंपरागत ही होते हैं। ठीक है, और चांसलर अध्यक्षता के साथ ही मंत्रिमंडल का भी ये सदस्य होता है, और दीवानी फौजदारी दोनों अपीलें सुनने का कार्य जो है ये करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, पढ़ते हैं आगे। अब हम बात करने वाले हैं फौजदारी न्यायालय की। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, क्लास थोड़ी लंबी हो रही है। तो फौजदारी न्यायालय और इसके बाद में जो हमारे लास्ट बचता है प्रीवी काउंसिल और लार्ड सभा, इसको हम नेक्स्ट भाग में यानी कि लेक्चर 9 में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज तक के लिए बस यहीं तक। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको, क्लास अगर आपको पसंद आ रही है, अगर आपके लिए हेल्पफुल लगती है, आपको नोट्स बनाने में भी अगर सहूलियत लगती है, आपको लगता है कि आप परफेक्ट नोट्स बना पा रहे हैं क्लास देखने के बाद में, और आपको कहीं भी अगर थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगता है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।